और एक एक तस्वीर देखिए आपको दिखा रहे हैं कि जब ये सवाल खड़े किए गए थे कि आखिर पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान की फौज का आतंकियों के जनाजे में क्या काम है, कौन कौन से आतंकी मारे गए हैं, वो भी नाम भी आपको बता रहे हैं। और कर्नल राजवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। सर, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। देखिए, एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं और एक एक फोटो, विजुअल सब कुछ दिखाने का काम सेना भी कर रही है, विदेश मंत्रालय की भी ओर से किया जा रहा है और ये सबूत है उन सभी कार्रवाई का। और कई नाम सामने आए हैं अभी तक जिन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना ने किया है। एक समय में काफी उत्पात इन लोगों ने मचाया और एक समय में भारत के खिलाफ उन्होंने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम भी दिया था, लेकिन अब उनका काउंटडाउन शुरू हुआ और उनकी काउंटिंग यहां पर शुरू हुई और उसके बाद उनको निशाने पर लिया गया और चुन चुनकर उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। और खास करके जो मसूद अजहर और उसके जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को अलग अलग समय बहुत नुकसान पहुंचाया है, अब मसूद अजहर को छोड़ के तकरीबन पूरा जो परिवार है उसको वो मिट्टी दे चुके हैं। और उनका जो भाई था रऊफ अजहर, जो IC 814 के अपहरण में शामिल था, और वो भी पहुंचा दिया है, 72 हुरों के पास पहुंच गया है। बिल्कुल बहुत ही सही बदला लिया गया है। और तकरीबन 100 से ज्यादा ही जो मिलिटेंट्स थे जो अलग अलग कैंप्स में थे वो सब मौत के घाट उतार दिए गए हैं। और 9 जो स्ट्राइक हुई थी पहले दिन, तकरीबन 21-22 कैंप हैं जो हमारी लिस्ट में हैं। और अब ये लोग छुपते फिर रहे हैं, वो छुप कहीं भी जाएं उन कैंपों के ऊपर या जो नए जगह जो तलाश रहे हैं वहां स्ट्राइक होनी है। वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है दुनिया के आखिरी कोने में भी चले गए तो ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। बिल्कुल, और बड़े से बड़ा आतंकी क्यों ना हो, एक समय में कितना भी आतंक क्यों ना मचाया हो, उसको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है और उसके आतंक के ठिकाने को भी ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और काफी लंबे समय से पाकिस्तान इनकी फंडिंग कर रहा था, उनको अपने घर में बिठाकर उनको पालन पोषण उनका कर रहा था, भरण पोषण उनको कर रहा था। और जब उनको तैयार कर दिया जाता था तो एक ट्रेनिंग के तौर पर और एक तरीके से उनको हम कहते हैं जैसे इंटर्नशिप के तौर पर उनको भेजा जाता था और उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज बड़े से बड़े आतंकी सब मिट्टी में मिले हुए हैं, उनके चीथड़े कहां पर उड़ के गए हैं किसी को कोई खबर नहीं है। और वहां की सेना जो कहती है कि हम खुद विक्टिम हैं, हम खुद त्रस्त हैं, वहां की सेना उनके जनाजे में शामिल हो रही है। सेना, वहां की सेना विक्टिम नहीं है, वो तो खुद शामिल है इसके अंदर। बिल्कुल, वो शामिल इस तरह से हैं और इनफैक्ट सही मायने में जिन जिन को उन्होंने पाला है अब वो उनसे निर्देश भी ले रहे हैं। ये अजहर मसूद जैसे जो लोग हैं, मसूद अजहर जैसे जो लोग हैं, ये उनके आका बने हुए हैं। फौज उनके इशारों पे काम कर रही है। ये एक यूनिक देश है जहां की मिलिटेंट और सेना देश को चला रही है, न कि देश के हुक्मरान सेना को चला रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। और सेना अच्छी तरह शामिल है। और इनका जो एक किस्म से जो रिलीजियस चेंज आ गए थे वो जियाउल हक के टाइम से आ गए थे। पूरा फेनेटिक आर्मी बना दिया उन्होंने। और ये अब तो फेनेटिक से ये तो व्यापारी आर्मी हो गई है। देयर सीनियर ऑफिसर्स आर हैविंग सो मेनी बिजनेस हाउसेस, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर भी उनके व्यापारिक संबंध हैं। सेना लड़ने के लिए बनी है, व्यापार के लिए नहीं है। और यही हमारी फौज और उनकी फौज में फर्क है। बिल्कुल, और फर्क कहां कहां पे आखिर फर्क किया जाए आप ये भी तो देखिए। जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ उसके 2 दिन पहले असीम मुनीर अपने लोगों को वहां पर संबोधित कर रहे थे और वो कह रहे थे कि 2 नेशन थ्योरी इसी वजह से तो आई है क्योंकि हम हिंदुओं से बहुत अलग हैं, हमारी जो आधारशिला रखी गई है वो अलग मायने में रखी गई है, वो किसी और थ्योरी को अपनाते हैं। और आप देखिए कि इतना नफरत लोगों के मन में भरा जा रहा है और हर एक हमले के बाद वहां के आर्मी चीफ कहां गायब हो जाते हैं, वहां के बड़े से बड़े नेता कहां गायब हो जाते हैं, उनके लोगों को ही नहीं पता है। वहां की जनता खुद त्रस्त है। कल तक जो मंत्री वहां कहते थे कि सिंधु में या तो जल बहेगा या तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा, आज वो कहां भटक गए हैं, आज वो कहां जाकर छिप गए हैं, किसी को नहीं पता और वो नजर भी नहीं आ रहे हैं दूर दूर तक। आप सही कह रहे हैं। और आप देखिए बहुत सारे नेता तो उनके इस तरह के हैं, मुझे उनकी बुद्धि को देख के बड़ा तरस आता है। उनको अपने देश की कोई नॉलेज नहीं है।
बस एक गद्दी पे बैठ गए हैं और हुक्म उनका कोई मानता नहीं, हुक्म सेना दे रही है, तो कुछ भी बोल देते हैं। आपको उनके बयान से पता लगता है कि उनको अपने देश की नॉलेज नहीं है। इन नदियों का पानी, हम अपर रिपेरियन स्टेट्स हैं, ऐसा हो सकता है, जो भी हर एक देश की अपनी ज्योग्राफी है, इन नदियों के लिए हम अपर रिपेरियन स्टेट हैं। जैसे रिवर ब्रह्मपुत्र के लिए चाइना अपर रिपेरियन स्टेट है, फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं बांग्लादेश के लिए हम रिपेरियन स्टेट है। यकीनन जो अपर रिपेरियन स्टेट है उसका एक कंट्रोल है उस पानी के हाथ में, और हम तो अपने हिस्से तक का दे रहे थे। और मुझे बड़ा अफसोस है, आज मैं पढ़ रहा था कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो हरियाणा को पानी देने से उनको इतनी नफरत है, और वो पाकिस्तान में जब पानी बहता है तो वो उनको लगता है वो उनके छोटे भरा हैं। छोटे भरा तो बाकी स्टेट वाले हैं, बाकी देश है। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है इस वक्त, जो देश की तमाम पार्टियां। लेकिन इस वक्त ये बात तो बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह ये बात तो बिल्कुल साफ है कि हर एक भारतवासी आज सरकार और सेना के साथ खड़ा है। और चूंकि देखिए, अगर हम यहाँ पर बैठ रहे हैं, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस विषय के ऊपर, तो हमारी सेना वहाँ सीमाओं पर है और वो लड़ रही है हमारे लिए, और हर एक देशवासियों को इस पर गर्व है। लेकिन आप पूरी इस टाइमलाइन को देखिए, ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है भारत के खिलाफ, इंडस वाटर ट्रीटी, आप समझिए कि एक बड़ा हिस्सा, 80% तक का हिस्सा वो पाकिस्तान की तरफ चला जाता था। ईस्टर्न नदियों का प्रभाव एक तरीके से उसके तरफ था, वेस्टर्न नदियों की भी सहायक जो भूमिका थी वो भी वहां पर अदा की जाती थी। लेकिन अगर हम पूरे व्यापार को अगर देखते हैं, काफी कम व्यापार हालांकि होता था पाकिस्तान से, उसको भी बंद कर दिया गया। जितने डिप्लोमेट्स यहां पर बैठते थे उनकी भी संख्या को कम कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया। हर जगह से प्रहार हो रहा है, और बची कुची जो पाकिस्तान की आर्मी है, बचे कुचे जो वहां के सेना के लोग हैं, उनको बलूच वाले ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं आईडी ब्लास्ट कर दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, जो 1960 सितंबर में जो समझौता हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी इसकी, ये उस वक्त भी कश्मीर के लोगों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसका जो एक्चुअल सबसे ज्यादा नुकसान तो कश्मीर वालों को है। लेकिन फिर भी हमने उनको पानी दिया है। और अब हालत ये है, जब इस वक्त मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जो इतनी विपरीत सोच की पार्टियां थी वो भी सब देश के साथ हैं। पर यहां देखिए, कल ये मुख्यमंत्री साहब पहुंचे हैं, पानी कहीं खुल न जाए। पाकिस्तान जाने में उनको दर्द नहीं है, पर हिंदुस्तान में, हरियाणा या राजस्थान में ये पानी आ जाएगा तो उनको बहुत तकलीफ है। वो कहाँ है, कौन से देश के साथ हैं? देख, उनकी हरकतों को देख रहा है इस वक्त हर आदमी की हरकत देखी जा रही है। और इन नदियों का जो पानी है, जो नीचे की तीनों नदियां हैं जिनको हमने ईस्टर्न रिवर कहा गया है, रावी, ब्यास और सतलुज, इनका 100% पानी का राइट हमारा है। और उसमें से भी 10 से 12%, 15% पानी पाकिस्तान में बह रहा है, तो किसी को दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो पानी हरियाणा या राजस्थान में आता है तो बहुत तकलीफ है। इस बात से क्या अंदाजा लगाया जाए? लॉयल्टी इज क्वेश्चनेबल टू द नेशन। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस तरीके से थोड़े बयान से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो पराक्रम और जो शौर्य भारतीय सेना की ओर से दिखाया जा रहा है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है, और हमें उसको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की ये जो कायराना हरकत है वो अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे उनको क्या करना है। क्योंकि जब हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी बंद की, 5 बड़े फैसले जो लिए गए थे, सीसीएस की हमने बैठक की थी, उसके बाद हमने जो ये तमाम बड़ी कार्रवाई की थी, उसके बाद पाकिस्तान को लगा था कि हम भी कुछ एक बड़ा फैसला लेते हैं। शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में, उसको उन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन शायद जो शक्ति है भारत की वो पाकिस्तान भाप नहीं पाई थी तब तक, और पाकिस्तान को लग रहा था कि शायद भारत की ओर से इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 6 से 7 तारीख के दरमियान हम देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है। घर में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है, ताकि ढूंढने से भी उनके कोई वहां पर निशान नहीं मिलेंगे कि, और अब लोग उसको इतिहास में ही याद रखेंगे कि यहां कभी इस आतंकी संगठन का हेडक्वार्टर हुआ करता था, यहां कोई आतंकी बैठा करता था। अभी यकीनन और बहुत सारे ठिकाने हैं, और वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर में हैं, उनको और बर्बाद किया जाएगा। समय लग रहा है इन चीजों में, क्योंकि अब वो नए नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। वहां यकीनन आप देखिएगा उन इलाकों को भी बर्बाद किया जाएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और बहुत ही मुस्तैदी से तमाम कार्रवाई चल रही है, और अभी तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल, और ये शुरुआत हुई है, और
इसका अंत है, कहां तक जाएगा और पाकिस्तान कब तक नहीं मानता है, ये उसके ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि बार बार उसको मुंह की खानी पड़ रही है, बार बार उसकी फजीहत हो रही है। जो वो ड्रोन्स वहां से भेजे जा रहे हैं, जो मिसाइल्स वहां से भेजी जा रही है, वो एक नैरेटिव सेट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने S-400 को तबाह कर दिया, हमने ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह कर दिया। उनको ये अभी भी मजाक लग रहा है, क्योंकि अगर तिनके भर की उधर से भी अगर कोशिश की जा रही है तो भारत की ये सुरक्षा प्रणाली इतनी ज्यादा मजबूत है, इतनी ज्यादा सक्रिय है कि वो तिनके भर की भी कोशिश को नाकाम करने में काफी ज्यादा सक्षम है। बिल्कुल सही है। हमारे जो सुरक्षा प्रणाली है S-400 और उसके अलावा हमारी जो एयरक्राफ्ट्स हैं, रफेल है, हमारे MiG-29 हैं, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन नमूना पेश किया है और सामने है वो चीज। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि शिमला समझौते को जो उन्होंने, वो कह रहे हैं हमें अब मंजूर नहीं है, उसका फायदा तो हमें है। अब हम चाहें तो लाइन ऑफ कंट्रोल से कितना भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और हमने तो लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद से बहुत सारे जीते हुए इलाके उनको 65 और 71 में वापस किए हैं। एक तस्वीर सामने आ रही है, अभी तक 4 एयरबेस पर हमला किया गया था, जबरदस्त प्रहार किया गया था, और हम हर एक वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये वो तस्वीर है जिसका सबूत, जिसका एक तरीके से कंफर्मेशन, और ये जो पूरी सबूत की ये जो प्रक्रिया है वो एक विदेश मंत्रालय की ओर से इस पर ठप्पा लगाया गया और ये सबूत दिया गया। लेकिन आप ये समझिए कि पाकिस्तान में पहले से ही बहुत आर्थिक तंगी है। वहां रोटी के लिए, अनाज के लिए, तेल के लिए, वहां आटे के लिए लोग, आम जनता वहां पर करा रही है, रो रही है। लेकिन बावजूद इसके जहां की भी थोड़ी बहुत परिस्थिति ठीक है, वहां पर अब प्रहार का होना शुरू हो चुका है। और ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उसकी जो क्षमता है वो आसमान में ही दिख रही है कि आखिर कब तक वो टिक पा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और अभी तो फिर भी शायद उनके पास अनाज है। जब सितंबर के बाद इन नदियों का पानी, और जब बर्फ गिर जाएगी, पानी और नदियों का पानी कम हो जाएगा, और उस वक्त जो इनकी गंदम, जिसको हम गेहूं कहते हैं, उसकी जब फसल को पानी नहीं मिलेगा, जब समझ में आएगा। इन नदियों से उनका 65% करीब एग्रीकल्चर एरिया डिपेंडेंट है। बिल्कुल। रही बात, आपके हवाले से भी मुझे सुबह पता लगा था, और उससे पहले तकरीबन आज 7 एयर बेसिस पे हमला हो चुका है। सुबह से अभी तक अगर देखें तो 7 एयर, और उसके बाद सरगोदा में हुआ, और अभी आपने जो 3 इलाके बताए हैं, जकोबाबाद, रहीम यार खान, और एक और बेस आपने जो बताया, तकरीबन 7 एयर बेसिस पे हमला हो चुका है। बहुत बर्बादी हो रहा है। अभी तो इसी तरह से शायद जारी रहना चाहिए। हमारी सेनाएं मुस्तैदी से काम कर रही हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और बिल्कुल आप ये देखिए ना कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने ज्योग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो हर तरीके से वो कहीं ना कहीं एक दूसरे देश पर वो निर्भर है। और वो चाहे हम हमेशा देखते हैं कि चाहे वो फंडिंग्स की हो, वो बार बार वो भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में वो घूमता है, बार बार उसको उसकी ताकत का एहसास भी दिला दिया जाता है कि आखिर उसकी ताकत दूसरे देशों के सामने कितनी ज्यादा है। लेकिन भारत के सामने वो कहां तक टिक पा रहा है, हम ये देख रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल हम ग्राफिक्स के जरिए एक बार लोगों को समझा देते हैं कि अभी तक किन किन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पहला दिन 7 मई, पाकिस्तान के टॉप 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। अबू जुंदाल, इसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील, ये वो सारे नाम हैं जिनको मिट्टी में मिलाया गया है। मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद, ये तमाम वो नाम हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ एक बार काफी ज्यादा जहर उगलाया, एक समय में काफी आतंक मचाया। लेकिन अब वो आतंक जो है वो इतिहास में दर्ज हो चुका है और लोग याद रखेंगे कि भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया गया था। और 5 आतंकियों को ढेर तो किया गया है, लेकिन इसके अलावा उनके ठिकानों को, उनके आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया गया है। राजीव जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए पहले दिन 6 और 7 मई के दरमियान ये जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी, उस दिन ये जो जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से की गई, उसमें साफ कर दिया गया था कि हम मिलिटेंट्स को, हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं और कहीं से भी हमारा ये जो हमला है वो उनको कहीं से भी टारगेट नहीं करेगा। आतंकी ठिकानों को हमने मार गिराने का और ध्वस्त करने का काम किया। लेकिन वो बार बार बंकर्स के पीछे छुपकर, अपनी सेना के पीछे छुपकर, जो सेना उनको इतनी ज्यादा तवज्जो देती है, इतनी ज्यादा सुरक्षा देती है, उसके पीछे से वो हमला कर रहे थे। और आप देखिए कि इतने बड़े बड़े नाम जो कि आतंक का पर्याय एक समय में हुआ करते थे, अब वो इतिहास भर रह चुके हैं। बिल्कुल सुपुर्दे खाक हो गए हैं सारे। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी भी हिंदुस्तान की सेनाओं ने उनके सिविलियन ठिकानों पे हमला नहीं किया है। बिल्कुल।
उनके मिलिटेंट जो हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग एरिया थे वहां हमले किए थे हमने। और आज जो उनके एयर बेस हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे एयर बेसिस पे हमला कर दिया है, तो ये उसका बड़ा माकूल जवाब है। और अभी तो बची खुची उनकी जो भी शक्तियां हैं सबको बर्बाद किया जाएगा। उन्होंने शुरुआत कर दी है, इतने ड्रोन हमारे ऊपर उन्होंने फायर किए हैं पिछली रात को, और वो हमारे सारे हमारे जो सिक्योरिटी सिस्टम ने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उसको एहसास हो जाना चाहिए वो हमारे से लड़ाई लड़ नहीं सकता। शायद अपने अस्तित्व को और अपनी जनता को शायद वो अपनी शक्ल दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है। ऑलरेडी 1 बिलियन का लोन लिया है, लड़ाई शुरू हुई नहीं है, कटोरा पहले लेके चल दिए हैं। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ 3 दिन की कार्रवाई की गई है भारत की ओर से, 3 दिन की महज कार्रवाई की गई है, और उसी में उनको यहाँ पर फंडिंग मांगनी पड़ रही है, भीख का कटोरा लेकर जाना पड़ रहा है। लेकिन आप एक देखिए, ज्योग्राफिकली हम अगर देखते हैं, और चाहे जो भी पाकिस्तान अपनी शक्तियों को दुनिया भर के सामने प्रदर्शित करता हो, वो हर एक किसी चीज के लिए दूसरे देश पर निर्भर है। पानी के लिए हद से ज्यादा हमारे ऊपर निर्भरता, और खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। ये सबसे बड़ा प्रहार सबसे पहले किया गया था 24 अप्रैल की सीसीएस बैठक के बाद। इसके अलावा हम हथियार देखते हैं जो वो पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन्स वहां पर आए थे। विदेश मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि 300 से 400 जो ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई, जिनको ध्वस्त करने का काम भारत ने किया है, वो तुर्की बेस थे। अजरबैजान ने भी कह दिया कि हमारा पूरा समर्थन है। हर एक चीज के लिए वो दूसरे देशों पर टिका हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम उसका चाइना से मंगवाया हुआ था, और चाइनीज प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा गारंटी होती है, कितनी वैलिडिटी होती है, ये आम दिन में हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। और उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ध्वस्त हो गया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने काम ही नहीं किया है। सही मायने में अगर उसका एयर डिफेंस काम करता तो जो भी कार्रवाई हमने की है हमें भी उसमें बाधा आती। हाँ, उसको उसके जो दोस्त थे उन्होंने एश्योर किया था, जैसे चाइना की एक मिसाइल मिली हमारे भटिंडा के आसपास के खेतों में मिली है, वो एयर टू एयर मिसाइल, उसका बड़ा दम भरते थे ये लोग, और वो भटिंडा के खेतों में पड़ी है, खिलौना जैसे दिख रही है।